देखो, जैसे ही रिजर्वेशन का नाम आता है लोग दो ग्रुप्स में बंट जाते हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि यार मेरिट खत्म हो गया इस देश में, और दूसरा ग्रुप ये कहता है कि ये तो हमारा हक है, ये हमें दिया नहीं गया बल्कि हमने लिया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि दोनों ग्रुप्स में से ज़्यादा लोग यही नहीं जानते कि ये रिजर्वेशन आया कहाँ से था और क्यों मिला था, क्यों दिया गया था, और अंबेडकर ने असल में चाहा क्या था। आज मैं आपको वही पूरी कहानी सुनाता हूँ बिना किसी साइड लेने के, सिर्फ जो हुआ वो बता के। चलिए शुरू करते हैं। अब इसको समझने के लिए पहले थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। सदियों से इस देश में कास्ट सिस्टम था। तुम्हारा जन्म किस घर में हुआ वो डिसाइड करता था तुम क्या काम करोगे, क्या पढ़ोगे, कहाँ बैठोगे, कहाँ नहीं बैठोगे। अनटचेबिलिटी कोई कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक रियलिटी थी जहाँ लोगों को स्कूल्स में घुसने नहीं दिया जाता था, टेम्पल्स में जाने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि पब्लिक के कुएं से पानी भरना भी एक जुल्म था। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये लगभग 20वीं सदी की शुरुआत तक भी ये बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट किया जाता था। हालांकि भारत के कुछ हिस्सों में कुछ जगह पर अभी भी ये सब देखने को मिलता है। खुद अंबेडकर जब बड़ौदा स्टेट में नौकरी करते थे तो उनके ऑफिस में उनको सबसे अलग बैठने के लिए अलग जगह दी गई थी, क्योंकि कोई उनके पास बैठना ही नहीं चाहता था एक पढ़े लिखे क्वालिफाइड आदमी के साथ। तो जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी आराम या किसी फेवर के लिए ये नहीं दिया गया था, ये एक जख्म का जवाब था। अब रिजर्वेशन कोई एक दिन में नहीं बना, इसका एक लंबा सफर है। सबसे पहली बार ये आइडिया 1882 में आया। ज्योतिराव फुले और एक ब्रिटिश ऑफिसर विलियम हंटर, इन्होंने बैकवर्ड क्लासेस को एजुकेशन में जगह देने की बात की। फिर 1902 में कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू महाराज, उन्होंने अपने राज्य में नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन स्टार्ट किया। ये भारत का पहला फॉर्मल रिजर्वेशन था एक राजा के थ्रू। लेकिन असली ट्विस्ट आता है 1932 में। ब्रिटिश सरकार ने एक प्रपोजल रखा जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं। इसमें यह कहा गया कि डिप्रेस्ड क्लासेस, मतलब तब जिन्हें दलित कहते थे, उनको अपना अलग सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, मतलब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुन सकते हैं, जनरल हिंदू वोटर्स से बिल्कुल अलग। अंबेडकर इस आइडिया के सपोर्ट में थे। उनका लॉजिक बहुत सिंपल था कि अगर अपर कास्ट लोग ही दलित का रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे तो वो असल में दलित की आवाज कैसे बनेगा। लेकिन गांधी जी इस आइडिया के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनको लगता था कि इससे हिंदू अलग अलग समाज में बंट जाएगा, और यहीं से चीजें थोड़ी ड्रामेटिक हो जाती है। गांधी जी जेल में बैठे बैठे इस प्रपोजल के अगेंस्ट फास्ट अनटू डेथ शुरू कर देते हैं, मतलब जब तक वो वापस नहीं लिया जाएगा वो खाना नहीं खाएंगे। पूरे देश में टेंशन आ जाती है, क्योंकि अगर गांधी जी की जान चली गई तो सोचो क्या होगा। बहुत दबाव के बाद 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर को समझौता करना पड़ता है। यह है पूना पैक्ट, और अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड छोड़ देते हैं, लेकिन बदले में रिजर्व सीट्स मिलती है जो जॉइंट इलेक्टोरेट के अंदर और सीट्स भी बढ़ा देती है, जैसे 71 से 148। अब यहाँ एक और बात क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बहुत कम लोगों को पता है। अंबेडकर इस डील से खुश नहीं थे। बाद में उन्होंने खुद कहा था कि ये तो एक कॉम्प्रोमाइज़ था, मतलब उनको मजबूरी में मानना पड़ा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन था कि गांधी जी की जान जाना। तो पूना पैक्ट कोई खुशी खुशी दिया गया तोहफा नहीं था, बल्कि एक मजबूरी में हुआ कॉम्प्रोमाइज था, जिसमें दोनों तरफ कुछ खोया कुछ पाया हुआ था। आज़ादी के बाद अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, मतलब उन्हीं के हाथ में ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा जाएगा। यहीं पे उन्होंने रिजर्वेशन को फॉर्मल लीगल शेप दे दी, एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन, और शुरुआत में ये सिर्फ 10 साल के लिए रखा गया था। आइडिया ये था कि 10 साल में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा और रिजर्वेशन की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इनक्वालिटी खत्म नहीं हुई, इसीलिए ये बार बार बढ़ता गया। 1991 में मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन से ओबीसी रिजर्वेशन भी आ गया, और 2019 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी ऐड हो गया, जो कास्ट के बजाय बिल्कुल इकोनॉमिक कंडीशन पर बेस्ड था। अब आता है वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। अंबेडकर को कुछ लोग कोसते क्यों हैं? एक ग्रुप है जो मेरिट की बात करता है। उनका कहना यह है कि रिजर्वेशन सिस्टम ने कंपटीशन को खत्म कर दिया और डिजर्विंग लोगों को मौका नहीं मिलता। ये लोग अंबेडकर को इस पूरी सिस्टम के फाउंडर की तरह ट्रीट करते हैं और उनका क्रिटिसिज्म करते हैं, चाहे उनका ओरिजिनल इंटेंट करेक्टिव जस्टिस था, परमानेंट एडवांटेज नहीं। दूसरा ग्रुप है कुछ ऐसी कम्युनिटीज का जो खुद इस सिस्टम से बाहर महसूस करते हैं। उनका कहना यह है कि उन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन झेला है, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता।
तो फ्रस्ट्रेशन कभी कभी अंबेडकर की तरफ भी मुड़ जाता है, जबकि डिसीजन बाद की सरकारों ने भी लिए थे। लेकिन फैक्ट ये है कि अंबेडकर पूरी जिंदगी कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ते रहे। उन्होंने खुद कहा था कि अगर 10 साल में इक्वालिटी नहीं आई तो सिस्टम को दोबारा रिव्यू करना चाहिए। इसका मतलब है कि उनका इंटेंट कभी ये नहीं था कि हमेशा के लिए रिजर्वेशन रहे, बल्कि एक टेम्परेरी करेक्टिव मेजर था। अब असली सवाल यह है कि रिजर्वेशन का मतलब आखिर था क्या असल में। ये कभी भी गरीबी हटाओ स्कीम नहीं थी। ये एक सोशल जस्टिस टूल था जिसका मकसद कास्ट के आधार पर होने वाला एक्सक्लूजन तोड़ना था। जब किसी कम्युनिटी को सदियों तक दबाया जाता था, उन्हें स्कूल्स नहीं जाने दिया जाता था, जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज से दूर रखा गया, तो सिर्फ सब इक्वल कंपटीशन करो ये बोलना इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग लाइन ही बराबर नहीं थी। लेकिन आज का असली डिबेट ये है कि क्या 75 साल बाद भी रिजर्वेशन वैसा ही जरूरी है जैसा 1950 में था। ये एक बहुत बड़ी बहस है, कोई सीधा जवाब नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस को क्राइटेरिया बनाओ जैसे ईडब्ल्यूएस में हुआ। कुछ कहते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी जमीन पर रियल है और है भी, इसीलिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों साइड के अपने अपने पॉइंट्स है। तो फाइनल बात यह है कि रिजर्वेशन ना कोई फेवर है ना ही कोई क्राइम। ये एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्स था, एक हिस्टोरिकल गलती के अगेंस्ट। अंबेडकर को क्रिटिसाइज करने वाले लोग अलग अलग रीजन से आते हैं, लेकिन उनकी नीयत समझने के लिए उनको पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, सिर्फ एक साइड नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से रिजर्वेशन का फ्यूचर कैसा होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।